बेटा जल्दी से मेरी ये साड़ी पहनकर बाहर आ जा। शीला एक पुरानी सी साड़ी रखकर बाहर आ जाती है और पूजा उस पुरानी साड़ी को पहन लेती है और बाहर लड़के वालों के सामने आकर बैठ जाती है। लेकिन तभी पूजा की नजर अपनी पहनी हुई फटी साड़ी पर जाती है। हे भगवान, मेरी ये साड़ी तो फटी हुई है, कहीं मेरे होने वाले ससुराल वालों की नजर इस पर न चली जाए। ऐसा सोचकर पूजा अपनी फटी हुई साड़ी को छुपा लेती है, जिसके बाद आशा 101 का शगुन और एक नारियल पूजा की गोद में रखकर रिश्ता पक्का करके चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा की शादी उमेश से हो जाती है। वो ब्याह कर ससुराल आती है, जहाँ सुहाग रात वाले दिन उसका पति उससे कहता है, माफ करना पूजा, लेकिन हमारी जिंदगी की इस नई शुरुआत में तोहफे में तुम्हें देने के लिए इस गरीब पति के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कहिए जी, मुझे आप जैसा सुलझा हुआ पति मिल गया, मैं उसी में खुश हूँ। पूजा का सादगी भरा स्वभाव देखकर उमेश के मन का बोझ हल्का हो जाता है। पूजा ने अपने मायके में गरीबी देखी थी, मगर अपनी शादी के बाद की जिंदगी को लेकर उसने खूब सपने संजोए थे। उमेश थोड़ी बहुत दिहाड़ी मजदूरी करता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब पूजा चूल्हे पर खाना बना रही होती है तो आग की चिंगारी उसकी साड़ी पर आ गिरती है और उसकी साड़ी जल जाती है। हे भगवान, ये साड़ी कैसे जल गई? एक काम करती हूँ, फिलहाल इसे सिल लेती हूँ, फिर बाद में नई साड़ी ले लूंगी। पूजा उस फटी हुई साड़ी को सिल लेती है और सब्जी लेने बाजार चली जाती है। बाजार में पूजा की नजर एक साड़ी की दुकान पर जाती है, जहाँ एक बहुत ही सुंदर खादी की साड़ी टंगी हुई होती है। ये तो कितनी सुंदर साड़ी है, लेकिन अगर मैंने ये ले ली तो फिर सब्जी और घर का राशन कैसे आएगा? नहीं नहीं, मैं ये साड़ी नहीं ले सकती। पूजा अपना मन मारकर घर का राशन ले लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज पड़ोस की कुंती काकी उनके घर आती है और पूजा की सास आशा से कहती है, आशा ये देख, मैं अपनी बहू के लिए ये सिल्क की साड़ी लेकर आई हूँ, पूरे 3000 की है। वो क्या है ना, जमींदार के बेटे की शादी है, तो अब अपनी बहू को 500-600 वाली साड़ी पहनाकर तो मैं नहीं ले जा सकती ना। तभी पूजा उसके लिए चाय लेकर आती है। उसने वही फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई होती है। उसको इस हालत में देखकर कुंती आशा को नीचा दिखाते हुए कहती है, आशा, तेरी बहू की शादी को तो कुछ ही महीने हुए हैं, फिर तूने इसे ये कैसी फटी पुरानी साड़ी पहना रखी है? मैं जब भी देखती हूँ घर पर ये यही एक साड़ी पहनती है, और कहीं का प्रोग्राम हो तो बस वो नीली सी साड़ी पहनकर चल पड़ती है। मेरी बहू को देख, मैं उसे हर 3 महीने में नई साड़ी खरीद कर देती हूँ। तेरी तरह मैं अपनी बहू को फटी चट्टी साड़ी नहीं पहनाती। अरे मुझे तो डर है कि ये कहीं जमींदार की बेटी की शादी में भी यही साड़ी पहन कर ना आ जाए। उसकी ये बात सुनकर आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पूजा उससे कहती है, माफ करना काकी, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरी ससुराल के सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन सब के साथ जिस हाल में भी हूँ बहुत खुश हूँ। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। हा, तेवर तो देखो इस गरीब बहू के। अरे रुकना भी कौन चाहता है अब यहाँ। कुंती गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही जमींदार के बेटे की शादी का दिन नजदीक आने वाला होता है। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। उसके पास तो कोई भी नई साड़ी नहीं है। फिर उदास होकर वो घर की साफ सफाई में लग जाती है। तभी उसकी नजर एक कोने में रखे चरखे और सूत पर जाती है, जो उसके ससुर का था। पूजा उस चरखे को बाहर निकालती है और उससे सूत काटने लगती है। चरखे की आवाज सुनकर उमेश और आशा भी आ जाते हैं। अरे पूजा, तुमने ये बाबूजी का चरखा क्यों निकाल लिया, और तुमने इसे चलाना कहाँ से सीखा? अपने बाबा से, वो भी यही कारीगरी करते थे। अब देखो मैं क्या जादू करती हूँ। पूजा उस चरखे और सूत की मदद से खादी का कपड़ा बनाकर तैयार कर लेती है कि उससे बहुत ही सुंदर साड़ी बनाकर तैयार कर लेती है। एक साड़ी वो अपने लिए और एक अपनी सास के लिए बनाती है। साथ ही अपने पति के खादी का कुर्ता पजामा बनाती है। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। सचमुच पूजा, तुम्हारे अंदर तो सचमुच कमाल का हुनर छुपा हुआ है। फिर जमींदार के बेटे की शादी में वो सब खादी के कपड़े पहनकर पहुंचते हैं। पार्टी में सबकी नजरें उनके ऊपर ही होती हैं, जबकि कुंती अपनी बहू के साथ महंगी साड़ी पहनकर आती है, लेकिन तब भी कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं है। वाह बहन जी, आपकी साड़ी तो बड़ी ही सुंदर लग रही है। ये आपने कितने की ली? हाँ, हमें भी उस दुकान का पता दीजिए ना। अरे ये मेरी बहू ने खुद बनाई है अपने हाथों से। ये बात सुनकर पार्टी में सब हैरान रह जाते हैं। फिर सभी उसकी कारीगरी की तारीफ करते हैं और पूजा को उसी दिन ढेर सारे नए ऑर्डर मिल जाते हैं। अब वो उस चरखे से कई खादी की साड़ियां बनाकर बेचने लगी।
दिन पर दिन उसके पास ढेरों ऑर्डर आने लगे और उसका काम और भी ज्यादा बढ़ता गया, जिससे अब उनकी गरीबी दूर हो गई और वो काफी अमीर बन गए। सूरजपुर नाम का एक गांव था जहां पर कोमल नाम की एक लड़की रहा करती थी। कोमल का स्वभाव उसके नाम की तरह ही कोमल था। वो हर किसी की मदद करती और हर किसी से प्यार से बात करती। कोमल की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद कोमल के पिताजी ने दूसरी शादी की। कोमल की सौतेली माँ सीमा बहुत कठोर दिल की थी। वो कोमल को हरदम मारती और डांटती रहती थी और उससे घर का सारा काम कराती, लेकिन अपनी असली बेटी प्रिया को बिल्कुल रानी की तरह रखती। कोमल के पिता कमाने के लिए शहर गए थे, इसीलिए सीमा और प्रिया दोनों कोमल पर हुक्म चलाया करती थी। अरियो करम चली, तू यहाँ पढ़ रही है, वहाँ बर्तन क्या तेरी मरी हुई माँ आकर धोएगी? पर मम्मी, अभी तो मैं कपड़े धोकर आई हूँ, कल परीक्षा है मेरी, आज थोड़ा पढ़ लेने दीजिए। अरे पढ़ के क्या कलेक्टर बनेगी? चुपचाप जाके बर्तन धो। लगता है तू मेरी मार भूल गई है, तुझे याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। कोमल फिर पढ़ाई छोड़कर बर्तन धोने चली जाती है। एक दिन सीमा अपनी सगी बेटी प्रिया को ढेर सारे कपड़े दिखा रही थी। ये देख बेटा, तेरे बाबूजी ने कितने सारे कपड़े भिजवाए हैं शहर से, इनको पहनकर तो तू एकदम राजकुमारी लगेगी। मम्मी, ये फ्रॉक कितनी सुंदर लगेगी ना मेरे पर, देखो ये सब मेरे लिए है। हाँ हाँ बिटिया, ये सब तेरे लिए भिजवाए हैं तेरे पापा ने, उस कलमुही को तो एक कपड़ा भी इनमें से नहीं दूंगी। तभी वहां कोमल आ जाती है। माँ, मेरे पास भी कपड़े नहीं है, सभी कपड़े फटे पुराने हैं, क्या मेरे लिए पिताजी ने कपड़े नहीं भिजवाए? तू क्या करेगी नए कपड़ों का? तेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा तेरे बाप ने, जो प्रिया के पुराने कपड़े हैं वो तू पहन ले। तू मेरे पुराने कपड़े पहनेगी मम्मी, ये इसी लायक है। कोमल वहां से उदास होकर चली जाती है। प्रिया और कोमल गांव में घूम रही होती हैं। प्रिया ने नए कपड़े पहने हैं और कोमल वही पुराने कपड़ों में रहती है। तभी प्रिया की दो दोस्त चिंकी और मिंकी उनको रास्ते में मिलती है। अरे प्रिया, आज तो तू इन नए कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से लेकर आई? ये मेरे पिताजी ने शहर से मेरे लिए कपड़े भिजवाए हैं। कोमल, तेरे लिए शहर से तेरे पापा ने कुछ नहीं भेजा? इससे कोई प्यार ही नहीं करता, इसीलिए इसके पापा ने कुछ नहीं भेजा। वही मैले पुराने कपड़े पहनकर घूमती रहती है, इसीलिए तो कोई इससे बात नहीं करता। आज मेरा जन्मदिन है तो हमने घर पर पार्टी रखी है। प्रिया, तुझे भी आना है, और कोमल तू भी आ जाना। अरे तू इससे क्यों बुला रही है? ये ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है। अरे मैं तो इसलिए इसे बुला रही हूँ कि आखिर में कोई बर्तन धोने और सफाई के लिए भी तो चाहिए। ये बोलकर सारी लड़कियां कोमल पर हंसने लगती हैं। कोमल को ये बात बहुत बुरी लगती है। कोमल उदास मन से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक जादूगर उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उस जादूगर के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें सुंदर सी चिड़िया कैद होती है, और वो चिड़िया पिंजरे में बहुत उदास बैठी होती है। उस चिड़िया को देख कोमल को बहुत बुरा लगता है। अरे ये चिड़िया कितनी उदास लग रही है, जरूर इस जादूगर ने इसे कैद में रखा है, इसीलिए ये उदास है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर कोमल उस जादूगर के पीछे पीछे चलने लगती है ताकि जादूगर का एक बार भी पिंजरे से ध्यान हटे और वो उस चिड़िया को आजाद कर दे। तभी थोड़ी देर बाद चलते चलते जादूगर थक जाता है और वो पानी पीने के लिए एक जगह रुकता है। वो चिड़िया के पिंजरे को नीचे रखकर वहीं पास में लगे कल से पानी पीने लगता है। ये मौका देखकर कोमल फट से जाकर उस चिड़िया के पिंजरे को उठाकर वहां से भाग जाती है। जादूगर भी कोमल को पिंजरा लेकर भागते हुए देख लेता है और वो कोमल के पीछे पीछे भागने लगता है। अरे ओ लड़की, मेरा पिंजरा वापस दे, कहाँ भाग रही है? ओए ओए रुक जा। पर कोमल उसकी एक नहीं सुनती और वहां से भाग निकलती है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। जब वो देखती है कि अब जादूगर उसके पीछे नहीं है, तब वो पिंजरा खोल देती है और चिड़िया को आजाद कर देती है। चिड़िया पिंजरे से आजाद होने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। उस परी को देखकर कोमल डर जाती है। कोमल को डरा हुआ देख परी बोलती है, अरे बेटा डरो मत, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ,
मुझे उस जादूगर ने अपने जादू से एक चिड़िया बना दिया और इस पिंजरे में कैद कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे आकर उस जादूगर की कैद से छुड़ा लिया। तभी वहां जादूगर पहुंच जाता है। अरे ओ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पिंजरे को लेकर भागने की? चल मेरा पिंजरा वापस दे। नहीं नहीं, ये पिंजरा इसे मत देना, वरना ये फिर मुझे इसमें कैद कर लेगा। तू मानेगी मेरी बात या नहीं? तू जानती है मैं कितना खतरनाक हूं। चुपचाप इस पिंजरे को मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे अपने जादू से पत्थर का बना दूंगा। अरे जाओ, तुम खतरनाक कम, नौटंकी वाले ज्यादा लग रहे हो। नौटंकी? तू जानती नहीं है अभी मेरी शक्तियों को। मैं एक पल में पत्थर को पानी और पानी को पत्थर कर सकता हूँ। अच्छा, तो जरा ये सामने रखे हुए पत्थर को शीशा करके दिखाओ, तब मैं मानू तुमको। फिर जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और सामने रखे पत्थर को वो एक पल में शीशा बना देता है। देखा लड़की, और कोई सबूत चाहिए तुझे? चल अब फटाफट मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। नहीं, अभी नहीं। ऐसा जादू तो हर छोटा मोटा जादूगर कर लेता है। मैं तो तुमको तभी मानूंगी जब तुम इस शीशे को तोता बना दो। अच्छा, तो ये ले। जादूगर अपने सामने रखे शीशे की तरफ छड़ी घुमाता है और उस शीशे पर जादूगर का ही चेहरा आ रहा था, और छड़ी घुमाते ही वो जादू उस शीशे से रिफ्लेक्ट होकर जादूगर पर पड़ जाता है, जिससे वो जादूगर खुद तोता बन जाता है। तभी कोमल भागते हुए जाती है और जादूगर को उसी के पिंजरे में पकड़कर बंद कर देती है और वो पिंजरा उस परी को सौंप देती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत चतुराई और आसानी से इस जादूगर को हरा दिया। अब ये जादूगर किसी को भी परेशान नहीं करेगा, और तुमने जो आज मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी। इसीलिए तुम मुझे अपनी कोई भी एक ख्वाहिश बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगी। मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। आप मुझे क्या एक अच्छा कपड़ा दे दोगी? बस एक कपड़ा? अभी रुको। तभी वो परी एक चुटकी बजाती है और एक सुंदर सा गाउन सामने आ जाता है। वो गाउन इतना सुंदर होता है कि उसे देखने के बाद कोमल की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। ये लो, ये गाउन अब से तुम्हारा है, और ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है। अगर तुम इसे पहनोगी तो सभी लोग तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होंगे और सब तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। और ये गाउन हमेशा साफ ही रहेगा, ये कभी गंदा नहीं होगा, और तुम जो भी रंग मन में सोचोगी ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। बस तुमको ये मंत्र बोलना पड़ेगा कि सुन गाउन, मैं चाहूं कि इस रंग का बन जा तू, और ये हमेशा तुम्हारी मदद भी करता रहेगा। तुम जो भी कहोगी ये गाउन वो सारे काम चुटकियों में कर देगा। बस तुमको एक बात का ध्यान रखना है, ये गाउन सिर्फ तब तक ही साफ और जादुई रहेगा जब तक तुम्हारा मन साफ होगा। अगर तुम्हारे मन में छल कपट और लालच आ जाएगा तब इसकी शक्तियां उसी दिन चली जाएंगी। ये लो, अब तुम इसे रख लो। चलो, अब मैं भी चलती हूँ। वो गाउन कोमल को देकर परी वहां से उड़कर चली जाती है। कोमल भी परी की बात मान लेती है और वो गाउन लेकर घर आ जाती है। कोमल वो गाउन को हाथ में लिए निहार रही होती है और मन में सोचती है, क्या जो वो परी बोल रही थी वो सच है? क्या ये सच में कोई जादुई गाउन है? एक बार इसे पहनकर देखती हूँ। फिर कोमल वो गाउन पहनने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो गाउन पहनकर कमरे में आती है और शीशे के आगे खड़ी हो जाती है, और वो अपने आप को शीशे में देखकर दंग रह जाती है। कोमल वो गाउन पहनने के बाद एक परी की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उससे ज्यादा सुंदर और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। सच में उस गाउन में ऐसा जादू था जो एक आम लड़की को परी बना दे रहा था। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इस गाउन में। अच्छा, उस परी ने तो ये भी कहा था कि मैं जो भी बोलूंगी ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा। एक बार ये भी करके देखती हूँ। सुन गाउन, मैं चाहूं कि नीले रंग का बन जा तू। कोमल आंखें बंद करके ये मंत्र बोलती है, और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो लाल रंग का गाउन नीले रंग में बदल चुका है। वो ये देखकर अचंभित हो जाती है। फिर वो खुशी के मारे झूमने लगती है। उसी दिन कोमल वो गाउन पहनकर मिकी के जन्मदिन में जाती है। कोमल में अब एक आत्मविश्वास आ गया था। उसे पता था कि आज वो उस गाउन में सबसे सुंदर लग रही थी। तभी वहां सारी लड़कियां कोमल को देखकर चौंक जाती हैं। उनकी नजरें कोमल से हटती ही नहीं है। प्रिया को छोड़ वो सारी लड़कियां कोमल के पास आ जाती हैं। अरे कोमल, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। हाँ कोमल, आज तो तू इस गाउन में किसी परी से कम नहीं लग रही है। तू आज हमारे साथ आकर बैठ जा। पर ये सब कोमल की सौतेली बहन प्रिया को बर्दाश्त नहीं होता। प्रिया से ज्यादा लोग कोमल की तारीफ कर रहे हैं
और उससे बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे उस जादुई गाउन की वजह से कोमल का सारा काम आसान हो गया। जो भी उसकी सौतेली माँ उसको काम देती, वो सारे काम कोमल अपने जादुई गाउन के जादू से चुटकियों में कर देती। अब कोमल हर रोज गाउन पहनकर अपनी सहेलियों से मिला करती थी। हर रोज वो गाउन का रंग बदलती और पहनती। इस तरह कोमल अब अपनी जिंदगी आराम और सुकून से बिताने लगी। उस जादुई गाउन ने कोमल की जिंदगी बदल दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आप बहादुर हैं, मेहनती हैं और आपका दिल साफ है, तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। एक दिन सीमा अपनी माँ की महंगी बनारसी साड़ी पहने फर्श पर पल्लू लहराते हुए अपने कमरे से बाहर हॉल में अपनी माँ के पास आती है। यहाँ पर उसकी माँ रेणुका सब्जी काट रही होती है। सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ बताओ मैं आपको इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? मैं लग रही हूँ ना जवानी में दीवानी दीपिका पादुकोण? तू सवाल पूछती ही क्यों है जब जवाब खुद ही देना होता है? और क्यों मेरी साड़ी का पोछा बनाकर पूरे घर में डोल रही है? मालूम भी है ये कितनी महंगी साड़ी है? हाँ मालूम है कितनी महंगी साड़ी है, 700 रुपए में तो ली थी आपने। हाँ तो 700 रुपए की साड़ी का क्यों पोछा बनाए हुए है? जाकर अलमारी में तय करके रख दे। पहले 1-2 रील तो बना लूं तब रख दूंगी ना। बस रील बनाने के लिए 6 मीटर साड़ी लपेट ली, सही से बांधनी तो आती नहीं है। ज्यादा उछल मत लियो, कहीं रील बनाने के चक्कर में रील बनाते बनाते कहीं साड़ी खोल ना जाए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। साड़ी पहनने का इतना शौक है, लेकिन ना तो साड़ी ढंग से पहननी आती है ना संभालनी, और आएगी भी कहाँ से? दिमाग में भूसा जो भरा है। मातेश्वरी, ये वाला ज्ञान तो आप मुझे दे ही सकती हो। चलो कमरे में, आराम से चल, गिर पड़ेगी। रेणुका के इतना कहते ही सीमा के 2 कदम चलते ही उसकी साड़ी उसके पैर में उलझ जाती है और वो धड़ाम से गिर जाती है। रेणुका ना चाहते हुए भी अपनी हंसी रोक नहीं पाती और उसकी हंसी छूट जाती है। सीमा चुलबुली और मस्त लड़की थी। उसे साड़ियों का बहुत शौक था, इसलिए वो माँ की साड़ियां बदल बदल कर पहन कर देखती थी। एक रोज वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए गई। वो साड़ी की शॉप पर जाती है। वहां उसे एक साड़ी बहुत पसंद आती है। सीमा दुकानदार से कहती है, सुनिए इस साड़ी का क्या रेट है? ये 8,000 रुपए की है। सीमा ये सुनकर उस साड़ी से दूर हट जाती है और कहती है, इतनी महंगी? ये साड़ी ही है ना? नहीं, ये बनारसी साड़ी है नालायक। देखिए ये लास्ट पीस है बनारसी साड़ी का, यदि आपको पसंद है तो मैं इसका रेट कुछ आगे पीछे कर दूंगा। नहीं, वैसे भी कितना आगे पीछे कर देंगे? माँ तो 2,000 से ज्यादा की साड़ी कभी लेती ही नहीं है। 8,000 की साड़ी, वो भी बनारसी साड़ी, दूर की बात है। नहीं नहीं, कोई खास नहीं लग रही, ये तो ऐसे ही देख रही थी। 8,000 में एक लेने से तो अच्छा है मैं 1,000 की 8 साड़ियां ना ले लूंगी। हाँ माँ, सही कह रही हो। दोनों माँ बेटी कुछ देर में शॉपिंग कर वहाँ से निकल जाती हैं। समय बीतता है। सीमा की शादी अरविंद नाम के लड़के से हो जाती है और शादी के बाद सीमा तरह तरह की साड़ियां पहना करती। एक दिन सीमा की सास रविला उसे अपने कमरे में बुलाकर कहती है, बहू कल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो तुम मेरी अलमारी में कुछ नई साड़ियां रखी हैं, उसमें से तुम्हें जो पसंद हो वो अपने लिए निकाल लो। जी सासू माँ। सीमा बिना कुछ सवाल किए रविला की अलमारी खोलती है और सभी साड़ियों को देखने लगती है, जिसमें से उसे एक गुलाबी साड़ी बहुत पसंद आती है। गुलाबी साड़ी निकालते हुए और दिखाते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, ये साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी ना? नहीं। क्यों नहीं सासू माँ? माँ तो कहती है कि गुलाबी रंग मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब है ये साड़ी छोड़कर तू कोई और सी साड़ी ले लेना। क्यों सासू माँ? ओहो, एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? ये साड़ी बहुत महंगी है, इसका पल्लू भी फटा हुआ है। अच्छा ये बात है, ठीक है सासू माँ, मैं कोई और साड़ी ले लेती हूँ। इतना कहकर सीमा वो साड़ी अलमारी में रख देती है और दूसरी ले लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। रविला सोचती है, अच्छा हुआ मैंने उससे वो साड़ी बचा ली। अगले दिन घर में मेहमान आते हैं। सीमा उनकी खूब आवभगत करती है। मेहमानों के जाने के बाद सीमा की ननद आकांक्षा उससे मिलने आती है। सीमा उसे अपने कमरे में ही बैठने को बोलती है। रवीना भी वहां आकर बात करने लगती है। सीमा चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी सीमा की साड़ी पर चाय गिर जाती है और साड़ी पर दाग लग जाता है और वो खुद से कहती है, सत्यानाश हो, सासू माँ की साड़ी पर दाग लग गया। अभी अपने कमरे में चेंज करनी जाऊंगी तो सासू माँ 10 सुनाएंगी। इससे तो मैं सासू माँ के कमरे में ही चेंज कराती हूँ। तभी वो रवीना के कमरे में जाती है और साड़ी निकालने लगती है। तभी उसकी नजर उसी गुलाबी साड़ी पर फिर पड़ती है और वो उसे पहन ही लेती है। कुछ देर में वो चाय लेकर अपने कमरे में जाती है। रवीना और आकांक्षा दोनों हैरान रह जाती हैं। आकांक्षा कहती है, क्यों? ये महंगी बनारसी साड़ी आपने भाभी को दे दी क्या? क्या कहा दीदी आपने?
सासू माँ की महंगी बनारसी साड़ी जो ये मैंने पहनी है? हाँ बिल्कुल, माँ ये साड़ी किसी को नहीं देती, फिर आपने कैसे पहन ली? ये साड़ी महंगी है ये तो सासू माँ ने कहा था, लेकिन ये साड़ी बनारसी साड़ी है ये बात सासू माँ ने बताई ही नहीं, तभी ये साड़ी लेने से सासू माँ ने मना किया था। बहू, मैंने तुझसे मना किया था, फिर भी तूने ये साड़ी कैसे ले ली? हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, मुझे ये साड़ी पहननी पड़ी। लेकिन आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं? सासू माँ बिना कुछ कहे ही गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी आकांक्षा कहती है, ये बनारसी साड़ी उनकी जिंदगी की सबसे महंगी साड़ी है। बनारसी साड़ी तो महंगी होती ही है, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो ये है कि पूरे 20,000 रुपए की है, जो माँ ने जिद करके पापा से खरीदने को कहा था और ये वादा भी किया था कि ये साड़ी किसी को कभी पहनने को नहीं देंगी। क्या? मैंने तो ये महंगी बनारसी साड़ी पहन ली। वही तो भाभी। ऐसे ही 2 दिन का समय बीत जाता है। उसकी सासू माँ उससे कुछ नहीं कहती। ये देख सीमा काफी परेशान हो जाती है और अरविंद से बात करते हुए कहती है, देखो अरविंद, मैंने सासू माँ की गलती से बनारसी साड़ी क्या पहन ली, वो मुझसे नाराज है, कुछ बोलती नहीं है। तो तुम जाकर के बात क्यों नहीं कर लेती? और 2 दिन हो गए हैं, तुमने अभी तक माँ की साड़ी भी वापस नहीं की। हाँ नहीं तो, जब से पता चला है वो साड़ी 20,000 की है, मैंने तो उसे तय करके उसी कोने में रख दिया है, और फिर सासू माँ के पास जाने में भी तो डर लग रहा है। साड़ी लो और चलो मेरे साथ। तभी सीमा साड़ी लेकर सासू माँ के पास जाती है और साड़ी को अपनी सास को देते हुए कहती है, सासू माँ मुझे माफ कर दो और अपनी महंगी बनारसी साड़ी वापस ले लो। माँ, इसको पता नहीं था कि इतनी महंगी साड़ी है, नहीं तो ये नहीं पहनती। कोई बात नहीं बहू, आज तक मैंने ये साड़ी किसी को पहनने नहीं दी, लेकिन जब आज तूने ये साड़ी पहनी तब मुझे मालूम पड़ा कि ये साड़ी मुझसे ज्यादा तुझ पर जच रही है। यानी माँ, आप मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज तो मैं तुझसे बहुत थी, पर अब नहीं। मैं तो खुद अभी तेरे पास आने वाली थी ये कहने के लिए। अब ये महंगी बनारसी साड़ी तू ही रखना, मेरा तोहफा समझकर। सीमा, तुम तो खामखाई डर रही थी। थैंक यू सासू माँ। इतना कहकर वो अपनी सास के गले लग जाती है